जाए। वेलकम टू स्टडी 365। आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद के बारे में। इंपॉर्टेंस अनुच्छेद है। जैसे मैं तैयारी करता हूँ अपने एग्जाम्स की, वैसे मैं आपको भी मेन चीज़ पढ़ाऊंगा, जैसे जिससे आपको भी तैयारी हो जाए और याद भी हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा आपको। चलिए अनुच्छेद 1 के बारे में पढ़ते हैं। यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद पहला क्या कहता है? यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दूसरा देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 2 में है। मैं 3 बताऊंगा तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 3 भी यही कहता है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। दोनों अनुच्छेद 2 और 3 से हम क्या बनाते हैं? नए राज्य बनते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो अब नए राज्य बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश से ही अलग होकर दूसरे राज्य बनेंगे, उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर दूसरे राज्य बनेंगे। तो कोई विधि द्वारा जो नए राज्य बनेंगे और उनमें नामों में परिवर्तन होगी, सीमाओं में परिवर्तन होगी, वो अनुच्छेद 2 में 3 के थ्रू होगा। अनुच्छेद 2 में क्या होगा कि किसी नए राज्यों का जो हमको क्या होता है, प्रवेश या स्थापना होगा, प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 2 में होगा। ठीक है, 2 और 3 ये हो गया। अनुच्छेद 5 जो मेन है, उस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत में नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रह रहे हों। आप इस बात को समझ लीजिए कि अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है कि वह भारत का नागरिक हो, किस किस समय हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो, इसके माता पिता भारत के नागरिक हो, संविधान के प्रारंभ होने के समय से भारत में रह रहे हो। ये अनुच्छेद 5 कह रहा है, तो उसको भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 5 के बाद हम डायरेक्ट 53 में आ जाएंगे। जो मेन है उसी चीज़ में आपको बता दें, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका की जो संबंधी शक्ति होती है किस में निहित होती है? ये निहित होती है राष्ट्रपति में। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 53 में। अभी याद कर सकते हैं आप 53 किसी तरीके से कि 53 अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए, जिसमें संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निहित होंगी। अनुच्छेद 64 के बारे में जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? 64वें अनुच्छेद में। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो भी महान्यायवादी होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में है? 76 में। अब अगर बोला जाए तो जो 376 जो धारा लगती है, तो अभी सबसे याद कर सकते हैं कि 76 में जो है वो किससे है? कोर्ट से है। कोर्ट का किस तरह से है? कोर्ट में जो न्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये आपको फटाफट याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, जिसे मैं याद कर रहा हूँ, करता हूँ, इससे स्टडी करता हूँ। ये मेरा रिवीजन हो रहा है, उससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। पूरा ध्यान से देखिएगा, आपसे बनने लगेगा। अनुच्छेद 78 के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधि मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। तो राष्ट्रपति को सूचना देने वाला जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा, वो कुछ अनुच्छेद में है? 78 अनुच्छेद में है। इसको ध्यान से रख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। राष्ट्रपति जो है किसको देगा सूचना? प्रधानमंत्री किसको सूचना देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहे ना समझो अलग बात है, लेकिन सूचना देने का जो प्रधानमंत्री अगर किसी राष्ट्रपति को अगर सूचना देता है प्रशासनिक या विधिक मामलों के, तो वो अनुच्छेद 78 में आता है। ये फिर अनुच्छेद 86, इसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 86 में। ठीक है, अब 86 के बाद 89 याद कर लेते हैं। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? 89 में। छोटा सा है, इसको याद रख लेंगे। राज्यसभा के अगर संबंधित कुछ आता है तो 89 में आपको इसको याद रख सकते हैं। और ये आपका जो है राष्ट्रपति को संसद में संबोधित को 86 में आता है। 86 और 89 दोनों में इंपॉर्टेंट बताया हूँ, 89 और 86 में, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। चलिए 108 जो गाड़ी से संबंधित है, एम्बुलेंस संबंधित, तो आपको थोड़ा सा 2 मिनट इसको रोक के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वैसे 108 मेरे को याद है किस चीज़ संबंधित है। इसमें संबंधित है, यह किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया। गतिरोध मतलब मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, संसद में एक्सीडेंट हो गया, तो 108 की जरूरत पड़ेगी, जिसका संयुक्त विधेयक का प्रावधान है। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त विधेयक का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 108 में। मतलब गतिरोध मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, तो 108 हमको याद हो जाएगा, अनुच्छेद 108।
चलिए 110 के बारे में पढ़ लेते हैं। धन विधेयक को एक से इसमें परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को किस में परिभाषित किया गया है? 110। अगर 101 रुपये होता तो मेरे को याद आ जाता है कि चलो 101 रुपये किसी को हम देते हैं, पैसा देते, धन याद आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 110 है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन आप इसको एक बार समझ लेंगे कि 110 धन विधेयक से संबंधित है तो अनुच्छेद आपको याद आ जाए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में 101, 110, 105, 104 अनुच्छेद किससे संबंधित है? धन विधेयक इससे संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 111, ये 111 हमको किस तरीके याद करना है, अब हमको मैं समझा देता हूँ। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। तो अगर आपको 111 का भी याद है, अनुच्छेद 111, तो समझ जाइए कि राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भैया तुम दस्तखत करो इसमें। एक याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 111 आपको कैसे याद हो जाएगा? ये राष्ट्रपति के लिए है। राष्ट्रपति को धमकी दी जा रही है कि तुम दोबारा हम तुम्हारे पास भेजेंगे, तुम इसको स्वीकृत कर लेना। मैंने जैसे याद किया था, मैंने वैसे याद किया, मैं इसको याद रहता है कि 111 किससे है? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति को संसद वालों ने धमकी दी, भैया इसमें दस्तखत करो, भेजो। तो जो भी लाइन लिख के आएगी तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 112, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति, अब 11 के बाद 12 आया तो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो आपको ये भी आता जाएगा 11 और 12 किससे रिलेटेड था? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। 123, 1 2 3 लाइन से आता 1 2 3, तो ये भी अगर आपको 1 2 3 याद हो तो इस तरह से याद कर लेंगे। 1 2 3 क्या है? संसद के आवास सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अगर संसद में के अवकाश यानी सत्र जब नहीं चलती की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी का अधिकार कब है? 1 2 3। ये वो अध्यादेश जारी कर रहा है कि चलो आप लोग की उल्टी गिनती शुरू, 1 2 3 गिनती शुरू हो गई, मतलब अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, चलो काम शुरू करो। 1 2 4, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत तो याद करना पड़ेगा, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती। 1 2 4 है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 129, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 129 अनुच्छेद क्या कहता है? कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा न्यायालय है? तो इसे ऑप्शन आता है तो उसमें आप ये बता सकते हैं, यह एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। और अनुच्छेद 129 पे है। 148 देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? 148 अनुच्छेद के तहत करता है। अनुच्छेद 163 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। राज्यपाल के कार्यों में सहायता सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस लाइन को फिर दोबारा देख लीजिएगा, 163 पे है, ये राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, मतलब राज्यों के लिए खासकर। 169 देख लेते हैं, ये भी राज्यों से संबंधित है। राज्यों में विधान परिषद जो होती हैं की रचना है, उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। समझ लीजिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं। 169 अनुच्छेद क्या कह रहा है? राज्यों में जो विधान परिषदें होती हैं उनकी रचना, उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति, संसद द्वारा ही स्वीकृति इसकी संभव है। अगर हम राज्यों में जो विधान परिषदें हैं इसकी स्वीकृति कहाँ से संभव है? संसद द्वारा संभव है। यह अनुच्छेद 169 पे है। अनुच्छेद 213 क्या कह रहा है? राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 211 में 2-3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि राज्यपाल कब अध्यादेश जारी कर सकता है? जब राज्य विधि के सत्र में नहीं रहने पर। ये किस अनुच्छेद में आ रहा है? 213 में। सॉरी, अनुच्छेद 214 की बात कर लेते हैं। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। यह किस अनुच्छेद में? 214 में। ये थोड़ा सा आपको याद करने पड़े, कुछ नंबर्स याद नहीं होते हैं लेकिन हमको थोड़ा बहुत याद करने पड़ेंगे। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 226, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ। जो मूल अधिकार हमारे उनके परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय जो है लेख जारी करने की शक्तियाँ अनुच्छेद 226 में प्राप्त हैं, इसका प्रावधान है उसमें। अनुच्छेद 233 की बात कर लेते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब वहाँ पे कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति।
ठीक है। अब यहाँ पे कौन कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 233 में दोनों के दो बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। आप समझ लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इसमें फिर बन रहे हैं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन किससे परामर्श लेता है, उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर ही वो नियुक्ति करता है। और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 235 की बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालय का नियंत्रण जो उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है उन पर नियंत्रण रहेगा। ये किस अनुच्छेद के तहत, 235 अनुच्छेद में कह रहे हैं। अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239 ये कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली होगा, उसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है। एक प्रशासक की नियुक्ति भी कर सकता है। किसमें, जब कभी कुछ विवाद होते हैं, तो अभी तो सब जगह सही चल रहा है, दिल्ली जैसे है अभी फॉर एग्जांपल के लिए, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं केजरीवाल सरकार है, लेकिन फिर भी अधिक शासन के राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा कई चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। ये किसमें, अनुच्छेद 239 में है। 243 इसको भी याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 243 किससे है, पंचायत से है। तो इसमें पंचायत नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, आपराधिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया, अनुच्छेद 243 में है। ठीक है। अब अनुच्छेद 245 की बात कर लेते हैं। संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं किसी राज्य के लिए, किस अनुच्छेद द्वारा बनाए जाते हैं, अनुच्छेद 245 से। ठीक है। अनुच्छेद 248 की बात कर लेते हैं। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। विधि जैसे नियम कानून जो भी निर्माण होती हैं, जो शक्तियाँ बनती हैं संसद में जो मिली हुई हैं, वो अनुच्छेद 248 के तहत मिली हुई हैं। अनुच्छेद 249 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। फिर समझ लीजिए, राज्यसभा विशेष बहुमत जब मिलेगा, विशेष बहुमत मिलेगा, मतलब जितने 100 में से अगर 75-80 जो भी मिलते हैं, उसी के द्वारा ही राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकार सकते, एक वर्ष के लिए। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, कितने वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि वह इसे राष्ट्र हित में अवश्य समझे, अगर वो चीज़ें राष्ट्र हित में होती हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि हर चीज़ें जो होती हैं वो राष्ट्र हित में ही होती हैं। लोगों को लगता है कि वो मेरे हित में नहीं, वो मेरे हित में नहीं है। जब कानून बनते हैं तो राष्ट्र हित में ही बनते हैं। ये अनुच्छेद 249 की अनुच्छेद में है। कुछ कानून बन जाते हैं जो किसी के विरोध में रहते हैं, इसलिए कई कानूनों को बंद भी किया गया है। अनुच्छेद 262 क्या कहता है, अंतर्राज्यीय नदियों या घाटी, जो एक राज्य दूसरे राज्यों के बीच में जो नदियां घाटियां होते हैं, कि जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद भी द्वारा निर्णय कर सकती है। अगर ऐसे कई बार होते हैं, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कुछ राज्यों के बीच नदी का जल विवाद रहता है, उनके जो विवादों को संसद में कानून बना के उसको निर्णय लिया जा सकता है। ये है 262 में। ये कुछ चीज़ें मेरे को याद हुई है पढ़ते पढ़ते, उसको आपको भी 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो अनुच्छेद आपका खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 263 की बात कर लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में, आपको केंद्र का और राज्य के संबंधों विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है जब केंद्र और राज्यों में विवाद होता है उसके समाधान के लिए। यह अनुच्छेद 263 में है। ठीक है। 266 भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अविष्टियाँ एकत्र रहेंगी। विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। मान लीजिए सीधा सीधा 266 क्या कह रहा है कि हमारा जो देश का जो बैलेंस है, जो पैसे हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो आप इसको संचित निधि के नाम से भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं और 266 याद रख सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। 267 की बात कर लेते हैं। संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। आकस्मिक निधि समझते हैं कि भाई बाढ़ है, तो भूकंप है, इन सब चीज़ों के लिए आर्थिक स्थिति देश की खराब है तो उसकी एक आकस्मिक निधि बनाई जाती है। उसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों की राशि एकत्र की जाएगी, वो एकत्र की जाती, रखी जाती, फिर उसी द्वारा बाढ़ पीड़ितों और भूकंप पीड़ितों को दी जाती है। और किस अनुच्छेद में ये 267 में है।
अनुच्छेद 275 के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। केंद्र द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है वो किस अनुच्छेद में? 275 अनुच्छेद में। थोड़ा सा आपको एक दो बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो चीज़ भूल रही है वो ऑटोमेटिक आपका रिवीजन होकर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 280, कुछ कुछ आंकड़े अच्छे रहते हैं, जैसे 280। अब मेरे को 280 वाला जो भी चीज़ है तो याद आ जाएगा। ये नंबर से हमेशा याद होते हैं। इसमें याद भी आ जाएगा कि ये राष्ट्रपति हर 5 वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। 280 वित्त आयोग, 280 वित्त आयोग ऐसे करके आ जाता है, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे। अब ये 2-3 क्वेश्चन से बन रहे हैं कि वित्त आयोग की जो स्थापना करता है राष्ट्रपति, उसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति के पास केंद्र राज्यों के बीच करों का के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेंगे। जो राज्य जो केंद्र में जो कर आते हैं, जैसे सेंट्रल के कर होते हैं जो उनको पैसे मिलते हैं और राज्य को जो पैसे मिलते हैं, वो दोनों के करों का जो वितरण होता है उसके बीच में अनुशंसा करते हैं। उसके लिए जो आयोग, एक वित्त आयोग स्थापना करता है राष्ट्रपति करते हैं। अब हर 5 साल में करते हैं। वो किस अनुच्छेद में होता है? 280 में। अभी मेरे को लगभग पूरा याद ही हो चुका है वाला। अब 300 का अनुच्छेद 300 का ये भी नंबर अच्छा है। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था। अब याद कर लीजिए, पहले कौन सा संपत्ति से वंचित नहीं करेगा, यह प्रावधान पहले किस में था? तो मूल अधिकारों में था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। अंतर्गत संविधान के 44वें संशोधन, कौन से संशोधन से? 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 का में एक समान वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अव्यवस्थित कर दिया गया। मतलब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? अब कानूनी का अधिकार हो गया है। पहले मौलिक किस में था? मूल अधिकारों से, अब ये कानूनी अधिकार में हो गया है। कुछ जगह कैसे, जैसे कुछ जो लोग अपराध करते हैं तो उनको फिर संपत्ति सरकार जो है अपने उसमें ले लेती है, तो कुछ उसके लिए कानून बनाए गए हैं। ये किसमें? अनुच्छेद 300 का में है। अनुच्छेद 312 देख लीजिए, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा आप समझ सकते हैं जो यूपीएससी सेंट्रल की जो नौकरियां होती हैं उसमें जो भी नई वैकेंसी निकलनी है, जो भी चीज़ें निकलनी है, तो राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा ही इसे स्थापना कर, पहले अनुशंसा करेंगे उसके बाद इसमें प्रक्रिया शुरू होगी। वो किस में है? अनुशंसा सब याद रखेंगे, पहले डायरेक्ट इसमें कर नहीं सकते हैं। अनुशंसा करेंगे, उसको फाइल कैबिनेट में जाएगी, संसद के द्वारा पारित होगी, तब कहीं जाकर ये नए इसके जो है नई सेवाएं का स्थापना होगी। अनुच्छेद 312 में है। 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। 315 लोक सेवा आयोग की स्थापना हो चुकी है। वो किससे हुई? अनुच्छेद 315 के तहत हुई है। 324 अनुच्छेद क्या कहता है? चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण संबंधी समझ सकते हैं चुनाव को। तो चुनाव आयोग जो है, तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर चुनाव आयोग से रिलेटेड आता तो याद रखेंगे। हमको चुनाव आयोग याद नहीं करना, तो हमको ये नंबर से याद करना। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 क्या कहता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कहीं पे आता है, उसमें जो शक्तियाँ निहित होती हैं अनुच्छेद 324 में, 324 में है। तो हम जो 2-3 बार इसको आग बंद करके याद करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये। 326 लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकारों के आधार पर होगा। फिर से समझ लीजिए, अनुच्छेद 326 क्या कहता है? लोकसभा तथा विधानसभा में जो चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब जो हमारा चुनाव आयोग ने निर्धारित की है कि आप इतनी उम्र पे चुनाव वोट डाल सकते हैं, उसी के आधार पे ही हर जगह चुनाव होता है। 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण 330 में है। अब जनजाति वाला भी अगर आपको आता तो समझ लीजिए कि लास्ट में आ रहा, शुरुआत में तो नहीं आया है। तो अब 330 का आंकड़ा छू चुके हैं, तो 330 आप याद रखिए कि जनजाति से संबंधित है ये। तो लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए जो जातियों के लिए आरक्षण है वो किस में है? 330 में है। 332 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों जनजातियों का विधानसभा में जो आरक्षण है वो किस में है? 332 में है। पहला ये क्या कह रहा है? जातियों का जो आरक्षण है, जैसे नौकरियों में है, सब दूसरी जगह चीज़ों में होता है, सरकारी योजनाओं में वो आरक्षण है। और दूसरा जो चुनाव होते हैं उनमें जो आरक्षण है ये 332 में, 330 के बाद आएगा 32 उसमें है। अब 333 ये भी नंबर अच्छा है। आंग्ला भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन, अभी इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ जगह इसमें थोड़ा सा डिटेल मेरे को मालूम नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में जो है आंग्ला समुदाय की जो सीटें रहती थी उसको समाप्त कर दिया गया। बाकी ये 300 अनुच्छेद 333 में है, इसको भी याद रखेंगे।
335 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुसूचित जातियों 330 वाला जो स्टार्ट हुआ, जो मैंने बता रहा हूँ, तो आप याद रखिए अनुसूचित जातियों से हैं, किसी में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है, फिर विधानसभा में आरक्षण है, फिर आंग्ल समुदायों के लिए आरक्षण है। 335 में जो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। तो इसमें क्या क्या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग भी आ गए हैं, तो इसको याद रखेंगे, तीनों में कंबाइन बना के दिया है। इसमें पिछड़ा वर्ग इसमें भी आ गया है ना, पिछड़े वालों में पिछड़ा वर्ग नहीं था। 335 के बाद था 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान। अब अनुसूचित जाति सब सभी का आयोग होता है, एक अनुसूचित जाति का आयोग बनाया गया है, तो वो किस अनुसूचित अनुच्छेद में? 338 अनुच्छेद में है। 338 का, अभी अनुच्छेद 338 है, उसके अंदर का होता है, का अनुच्छेद क्या बता रहा है? सब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान, ये दोनों है, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीयन है, तो उसी के अंदर है। इसमें डिटेल है, डिटेल में अभी मैं फिर इसको बाद में बता दूं। काफ़ी अनुच्छेद 38 का और 338 में थोड़ा डिटेल है, थोड़ा इसकी भाषा की लिस्ट है, इसको मैं सुधार के नॉर्मल आपके लिए बना, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, बस हल्का सा। अनुच्छेद 340 क्या है? पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए। अब पीछे जो वर्ग के, जो पिछड़े वर्ग की जो कास्ट है, उनके लिए सुधार के लिए जो आयोग बना वो 340 में है। इसको भी याद रखेंगे, 340 किसके लिए? पिछड़े वर्ग के लिए। तो 300 जो आपका 330 शुरू हो रहा है, 340 ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए है। 343 ये किसकी है? संघ की आधिकारिक भाषा। मान लीजिए हिंदी जो आधिकारिक भाषा हिंदी है, तो नॉर्मल से याद रख लीजिए अनुच्छेद 343 हिंदी की जो भाषा है 343 में है। 343 ऐसे याद करेंगे तो सॉरी, तो आपको याद हो जाएगी। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी, 343 में है। अनुच्छेद 347 क्या कहता है? यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या के में लोग किसी भाषा को बोलते हैं, उनकी आकांक्षा हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए, तो उसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 347 में। भाषा के आधार पर राज्यों में अगर उसकी भाषा महाराष्ट्रियन है, आंध्र प्रदेश की है, कश्मीरी कुछ भी है, तो इसे हिंदी भाषा है, तो कुछ भी मान्यता राष्ट्रपति दे सकता है अनुच्छेद 347 के तहत। अनुच्छेद 351 क्या कहता है? यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार उत्थान करे, ताकि भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी ही है, अभी हमें जो राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, उसके प्रचार प्रसार के लिए भारत काम भी करता है, ताकि क्या है, सभी एकता में जो अनेकता है उसमें एकता का रूप हमारा हर दिखा जाए। जैसे अगर हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर जाने में दिक्कत न हो, हम आपस में एक दूसरे से बात कर सकें, और हम एक तरीके से पूरा भारत का भ्रमण भी करना हो तो तरीके से हम हर जगह जा सकें। तो ये जो है हमारे जो भारत की जो भाषा है वो हिंदी भाषा होगी, और इसका जो प्रचार प्रसार कौन करेगा? ये अनुच्छेद 351 कहता है, भारत से जो उस समय सरकार होगी वो इसका प्रचार प्रसार करेगी। अनुच्छेद 351 में इसका प्रावधान है। 352 अनुच्छेद 352 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा। आपात स्थिति की घोषणा किस में होगी? अनुच्छेद 352 में। यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग को सुरक्षा, युद्ध, आक्रमण या विद्रोह के फलस्वरूप खतरे हैं, तो कोई भी स्थिति आपात स्थिति होती है, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति इसमें आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। तो याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 355 इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है। 355 मान लीजिए किसी राज्य में अभी हाल ही में जैसे मणिपुर में घटना हुई, तो उसकी राज्य की रक्षा करने का जो राज्य की जो केंद्र सरकार सेना भेजना, जो पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं जो केंद्र सरकार की होती हैं, वो किस अनुच्छेद 355 के तहत उन्हें उस राज्य को रक्षा करने का पूरा अधिकार 355 के अनुच्छेद 355 के तहत मिला हुआ है, और उसमें प्रावधान भी है। अनुच्छेद 356 की बात कर लें, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यपाल बोले कि इस राज्य में जो है अब संवैधानिक तंत्र जो है लोकतंत्र असफल हो गया है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राष्ट्रपति शासन किस हिसाब से लगेगा, किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 में। थोड़ा बहुत आपको नंबर याद करने ही पड़ेंगे। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है, यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग में, मतलब राज्य में, कोई भी राज्य हो सकता है, तो वहाँ की वित्तीय स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति करेगा? अनुच्छेद 360 में। वो जो आपको था वो वाला अनुच्छेद में आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें कौन सी आपात स्थिति लगती है, और वित्तीय स्थिति वाला कौन सा है? 360 है। ठीक है।
356 की बात कर लेते हैं। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए कार्यकारी निर्देश का जो पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना चाहिए कि विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोई निर्देश भेजे जो कार्य वहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति को ऐसा लगे नियम के अनुसार विधि सम्मत, जो विधि सम्मत हो, मनमानी नहीं, संविधान के अनुसार राज्य चलाने में स्थिति में नहीं है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। आप कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। 365 क्या कह रहा है, वित्तीय आपात वाला क्या कह रहा है, घोषणा वाला, इन शब्दों को थोड़ा सा आपको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 368 की बात कर लेते हैं। संविधान संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन का, अब 368 सीधे सीधे है कि संविधान में संशोधन किसका अधिकार किस में रहेगा, 368 में, कि संविधान के किसी भाग में अगर संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद से करेंगे, 368 में। सीधा हम, मेरे को तो याद हो गया। अनुच्छेद 370 बहुत फेमस है, आप सभी को याद होगा। 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति का वर्णन, पूरा जो वर्णन अनुच्छेद 370 में। 370 जब भी नाम आता है तो जम्मू कश्मीर का नाम ही याद आता है। 371 की बात कर लेते हैं। किसी राज्य के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, कुछ राज्य हैं जो आज भी थोड़ा सा विवादित हैं, तो वहाँ पे जो बोर्ड स्थापित करने का उसका अधिकार किसको है, 371 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है। तो इन सब चीज़ों को आप जब 2-3 बार रिवाइज करेंगे, 2 या 3 बार लगेंगे, तो आपको जिस हिसाब से मैं समझाऊँ बहुत तरीके से याद हो जाएगा। अनुच्छेद 394 काम में क्या कहता है, मैंने जो भी चीज़ बनाई है खासकर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अधिकतर पूछे गए हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो, इस तरह से मैंने बनाया है, और इसी में से अनुच्छेद वाले आपके क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। अनुच्छेद 394 का क्या कहता है, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का जो है हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, हिंदी संविधान का जो हिंदी भाषा में अनुवाद करना है वो 394 का के तहत है अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 395 क्या कहता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को जिनमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, ये रद्द किया जाता है। तो अनुच्छेद 395 जो उस समय हमारे जो अंग्रेजों के ज़माने के उसके पहले थे, उन सभी को जो नियम कानून है उसको रद्द करने का, जो अभी बहुत सारे चीज़ नियम कानून पूरे रद्द ही हो चुके हैं, वो किस अनुच्छेद में, 395 अनुच्छेद में है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको 1-2 बार रिवाइज करिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ जिस तरह से मेरे को याद हो चुका है तो आपको भी बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। साथ में अगर ये आपको उसको पसंद आई हो तो हमारे स्टडी 365 की जो टीम है काफ़ी अच्छी मेहनत कर रही है, उनको सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये अनुच्छेद वाले जो भी चीज़ें हैं अधिक से अधिक अपने दोस्तों पे शेयर करें, ताकि जो है उनको भी अच्छे नोट्स मिले और उनको भी एग्ज़ाम्स क्लियर करने में सहायता मिल सके। मैं अब दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी का धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।